तो मैं अशोक व्यास हूँ और हम जब बातचीत करते हैं तो दूसरे मनुष्य से अधिक हम अपने आप को भी उसके द्वारा जान रहे होते हैं। और जो जिज्ञासा किसी के मन में भारत को जानने की और भारत के संबंध में जो कुछ जाना गया हो वो सब तक पहुंचाने का प्रेम, कला के साथ कला के पंखों पर सवार होकर पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। तो ऐसा बहुआयामी प्रतिभा का धनी जो शख्स है, वो भारत भक्ति के बारे में क्या क्या करता है उसको लेके न जाने कितने पुरस्कार उनके घर में पहुंच जाते हैं। पर हमारा ये लिए पुरस्कार है उनकी उपस्थिति और स्वागत है बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का। तो एक तो ये है, आपने जब प्रेम की बात की तो मुझे वो बहुत सबने सुनी हुई पंक्तियां याद आ गई थी, प्रेम गली अति सांकली साकरी आमी जामे दोनों। दोनों समाये। हाँ, और जब हरी था तब मैं नहीं, जब हरी है तब मैं ना आई। एक और तो ये एक और जो, है, चाखा चाहे प्रेम रस। ये ये हाँ ये अपने लिए है। हाँ जी, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड़क देखे सुनने का। अभी मैं गया हाँ था यहाँ पे, इधर 70 घूम के आया, तो छोटे बच्चों से मिला। तो छोटे बच्चों से दोस्ती जी का जंजाल होती है, आप भी जानते होंगे। आपने बच्चे से दोस्ती करी तो किसी के सामने भी आपको एक झटके में उतार सकता है वो, है ना? तो अभी मैं गया था तो छोटी छोटी बच्ची थी, आप सोचो 3 साल की बच्ची थी, वो मुझे मिली यहाँ पे सेंट लुइस में। जब वो उनके पिताजी मेरे लिए खाना लेके आए तो बच्ची उनके पीछे पड़ी कि नहीं, मतलब वो मेरे को भी चलना है बाबा जी से मिलना है। अच्छा, वो 3 साल की बच्ची आई, उसके माँ बाप आश्चर्य कर रहे हैं। और जब मैं निकला वहां से तो बच्ची का चेहरा जो था ना, बिल्कुल ऐसा कि अब मैंने महसूस किया बच्ची को नहीं मालूम बाबा सत्यनारायण, उसको कौन बाबा सत्यनारायण मौर्य कौन है, उसने मेरे को कहीं देखा नहीं। लेकिन चूंकि उनके साथ दोस्ती की। अच्छा, बच्चों के साथ दोस्ती करो तो आप अपना सम्मान रख के दोस्ती नहीं कर सकते हो, है ना? तो चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। दुनिया में भी यही सिस्टम करता है, एक काम करता है। मैं बड़ा बन के लोगों को अपना नहीं बना सकता हूँ दिल से, बड़ा बन के उनकी नजरों में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन दिल से बड़ा नहीं हो सकता हूँ। तो ये सबके लिए एक सोचने की बात है कि आप मुंह से बोलोगे तो लोग कान से सुनेंगे, आप दिमाग से बोलोगे तो लोग दिमाग से बोलेंगे, और आप अगर दिल से बोलोगे तो लोग दिल से सुनेंगे। तो मेरे पास में आप जैसे शब्दावली नहीं है। आप देखना मंच पे मैं कोई बहुत हाई फाई शब्द कभी यूज नहीं करता हूँ, अरे मुझे भी है नहीं ना? लगता कि मेरे पास शब्दावली है, लेकिन वो सहज रूप में जैसा भी अभिव्यक्ति हो जाती है। पर उसको हाँ लेकर मैं एक दो बातें और आपके साथ पकड़ लेना चाहता हूँ इससे पहले जी कि आप से विदा लेने का समय आ जाए। एक तो मुझे जी स्मरण आता है कि आपने बहुत सारी प्रदर्शनियां जो बनाई वो एक जी। स्पेसिफिक थीम को लेकर, और उन प्रदर्शनियों को लेकर आप गयाना, ट्रिनिडाड और भी कई स्थानों पर जाते जी रहे हैं। जी तो जी ये जो प्रक्रिया रहती है पूरी प्रदर्शनी बनाने की, वो एक तपस्या की तरह है। आप शोध भी करते हो, हाँ क्रिएटिवली प्रेजेंट भी करते हो, चाहे कृष्ण जी पर है या महापुरुषों पर है या भारत के जो महा बिल्कुल। रीति रिवाज के बारे में है, जो भी है। तो वो सब हो जाने के बाद में आपको वो जो फीडबैक मिलता रहा है, वो एक यज्ञ हो जाता है पूरा। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि वो कितना संतोष देने वाला रहा है, या आपको लगा कि नहीं ये किया लेकिन इसका उतना अपेक्षित असर या प्रभाव हो नहीं पाया, या पहुँच नहीं हुई वैसी जैसी अशोक जी, बनने। क्या है, मैं उसको समझ गया। मैं पहले जब मैं गाँव में काम करता था, चुनाव में दीवारों पे लिखना, तो उसकी एक लिमिट आयु होती है। फिर मैंने अयोध्या आंदोलन में बहुत सारा काम किया, दीवारों पे लिखे। लेकिन अब मैं अयोध्या जाता हूँ तो एक भी दीवार बाकी नहीं है, क्योंकि दीवार भी एक लिमिट टाइम है दीवार के लिए। फिर मेरी प्रदर्शनी बम्बई में मैंने लगाई उस समय। तो उस समय एआई नहीं था, उस समय मतलब ये कंप्यूटर प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था, तो ये टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो सब कुछ काम मैनुअल था। तो अयोध्या में मैनुअल किया, बाद में मैनुअल किया। तो उस समय तक थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन बाद में जब मैंने वेद पे काम किया, एक प्रदर्शनी मेरी लगी थी वेद के ऊपर, फिर वो वेस्ट इंडीज में भी लगी। तो मैंने वेद पे काम किया तो अच्छी प्रदर्शनी बनी। तो क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि जैसे मैं आज महसूस करता हूँ कि मैंने जितना टाइम प्रदर्शनी बनाने में दिया, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, आपने मेरे मंच पे कार्यक्रम देखे, मैं अपने एक कार्यक्रम का 5 लाख 10 लाख जो भी चाहे चार्ज कर सकता हूँ। अब कभी चार्ज करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, ये मेरी मर्जी की बात है। पर एक बात है, एक दिन का आप 5 लाख रुपए कमा सकते हो, पर एक प्रदर्शनी बनाने में आपको कम से कम 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने पढ़ने में, बनाने में, क्रिएटिंग करने में, डिजाइन करने में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे मुझे एक बात लगी, मैंने पहले हाथ से पेंटिंग करी तो लोगों को लगा भाई, आप अपने अंदर जो है उसको व्यक्त किया तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। परमात्मा ने दुनिया बनाई तो एक शब्द है, एको हम बहुत श्यामा। पर जी, परमात्मा की इच्छा थी कि मैं अकेला हूं बहुत बन जाऊं, तो ये उसके लिए भी खेल था। तो बाद में मुझे भी लगने लगा कि यार मैं अकेला प्रसन्न क्यों हूं, लोग प्रसन्न हो, सब मिलके प्रसन्न हो। तो प्रदर्शनी बनाई।
अब उसमें यही खेल था कि मेरे को एक खेल तो ये था कि मैं पैसे वाला बन जाऊं। तो जैसे आपने कवियों को देखा होगा, मंच पे जो लोग कवि कविता पढ़ते हैं, आज भी वही पढ़ेंगे, कल भी वही पढ़ेंगे, परसों भी वही पढ़ेंगे, 4 दिन बाद भी वही पढ़ेंगे, है ना? तो वो एक लाइन थी, लेकिन मुझे लगा यार ऐसा काम करने से मजा नहीं आएगा। जब मैंने जी टीवी पे काम किया तो मुझे एक नई चीज मालूम पड़ी कि कविता आज की कल पढ़ी जा सकती है, इस मंच की कविता अलग, उस मंच की, लेकिन जो टीवी पे आप एक बार बोल दोगे, अगली बार सेम नहीं बोल पाओगे, या आप चूंकि टीवी लाइन में हो, तो उसके कारण नया नया क्रिएशन आया। और फिर जब इन सब्जेक्ट पे काम किया तो मुझे मालूम पड़ा कि यार इस पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। जैसे आप समझेंगे कि देश के 4 शंकराचार्य हैं, या अब तो 64 करीब हैं, पर 4 मुख्य शंकराचार्य में कोई भी वेदांत पे प्रवचन नहीं करता है। देखा आपने किसी को? 10 अखाड़े बनाए, लेकिन वो 10 अखाड़े बने तो क्यों बने, उनके नाम क्या है? अब जैसे अवधेशानंद गिरी, उनके नाम में लिखा गिरी, यानी पहाड़ों के क्षेत्र में काम करने के लिए। जिनके नाम में लिखा निरंजन देव पुरी, वो पुरी में काम करने के लिए। जिनके नाम में लगा तीर्थ, वो तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए हैं। या जिनके नाम में मतलब लिखा सागर, वो समुद्र किनारे काम करेंगे। कुछ संतों के नाम में आश्रम, कृष्ण बोध आश्रम, वो आश्रम इसलिए कि वो आश्रम, लेकिन अब उनको पता नहीं, वो ये भी पता नहीं, अच्छा जनता को भी कुछ पता नहीं, कौन शैव है, कौन वैष्णव है, कौन शाक्त है, कौन आर्य समाजी। आपको शायद, मैंने बाद में किताब निकली मेरी एक, हिंदू पंथ, कितने हमारे पंथ है, शैव वैष्णव शाक्त, ये फिर निरंकारी, ये वो सिख, और जो इतने अच्छा हमारे ग्रंथ कितने, किसी को पता नहीं। तो मैंने फिर अपने जीवन को थोड़ा सोचा कि या तो मैं पैसा कमा के बिल्डिंग छोड़ के जाऊं जो बाद में खंडित हो जाए, जैसे पुराने राजमहल खंडहर पड़े, तो अरबों रुपया कमा के करोड़ों खर्च करके बिल्डिंग बना जाओ, या फिर मुझे एक बात लगी कि जिस सब्जेक्ट में कोई भी काम नहीं कर रहा वो काम करूं। तो जैसे आजकल लोग राम कथा करते हैं, लेकिन जो मैंने राम के बारे में आपसे चर्चा की थी, आपने कहा था बाबा ये अलग सब्जेक्ट है, तो कोई भी व्यक्ति उस पे उस ढंग से काम नहीं कर रहा है। मुझे लगा मैं इस काम को करूं। कृष्ण का जीवन क्या है, हमारी परंपराओं पे आपको कोई बोलते दिखता है? इतने अमेरिका में संत आते हैं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने तो कितने संतों का इंटरव्यू लिया। तो परमात्मा के बारे में बात करेंगे, स्वर्ग नरक के बारे में बात करेंगे, पाप पुण्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये परंपराएं क्यों, तो तिलक क्यों लगाना, बिंदी क्यों लगाना, ये ऐसा क्यों करना, तुम कृष्ण जी ऐसे क्यों, तो कृष्ण को पीले कपड़े क्यों पहनाए, सरस्वती को सफेद क्यों पहनाए, काली माता को लाल कपड़े क्यों पहनाए, इन विषयों पर कोई चिंता करने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि भविष्य में परमात्मा ने मुझे जन्म दिया, तो इस संसार ने मुझको ये दिया, ज्ञान सीखा है पिता से, माता से, गुरुओं ने ज्ञान सिखाया, इनको मैं वापस क्या दूं। तो मेरे मन में केवल इच्छा हो रही है कि मैं उसको आज की भाषा में करके छोड़ दूं, बाद में कितना चलेगा परमात्मा जाने। तो इस भावना ने मेरे में ये भावना जागृत की है, तो 30-35 साल से प्रदर्शनियां बन रही है। अच्छा, उसका कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इन चीजों को निर्माण कर लूं, या इन चीजों की प्रसिद्धि प्राप्त कर लूं, इनको बेच के या इनको प्रेजेंट करके। तो मेरे पास में वो दूसरी वाली क्षमता नहीं है, क्योंकि जैसे आपके नाम में जुड़ा है व्यास, और आज कोई भी संत जब उस पीठ पे बैठ के प्रवचन करता तो हमेशा बोलते हैं व्यास पीठ है, पर आप जानते होंगे वो व्यास पीठ नहीं, वो सूत पीठ है। क्योंकि जहां बैठ के आप ग्रंथों की चर्चा करते हो, वो सूत जी महाराज का काम है। हर जगह में 88,000 वेदों को जानकर सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, और सूतो उवाच, व्यास जी का व्यास उवाच है, लेकिन व्यास जी ने रिसर्च करके ग्रंथ लिखे हैं, व्यास जी ने कथाएं नहीं की है। तो दोनों काम अलग होते हैं। मैं 8 महीने 9 महीने केवल अपनी पुस्तकों के साथ और अपने कंप्यूटर के साथ रहता हूँ, आपने मेरा कमरा देखा है। और जब मैं उन कमरे में रहता हूँ तो इंदौर में या कहीं पे भी किसी को बताता नहीं हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कोई घर पे आता तो मना कर देता हूँ। कोई बड़ा व्यक्ति घर पे आता है, कि मान लो कोई मिनिस्टर आया, तो पहले बोलता हूँ अपनी गाड़ी दूर खड़ी करना। क्यों? कि तुम अगर मेरे घर पे आए तो लोगों को मालूम पड़े कोई बाबा जी यहाँ पे बड़ा आदमी रहता है, तो मेरे पीछे भीड़ आएगी, तो भीड़ मुझको डिस्टर्ब करेगी। लेकिन जब मैं मंच पे प्रोग्राम करने जाता हूँ, उस समय सूत जी होता हूँ, तो उस समय मैं खुद स्वीकार कर लेता हूँ, तुम मेरे ऊपर फूल बरसाओ, ये करो, चाहे जो करो, स्वागत करो, क्योंकि तुम अगर मुझे बुरा नहीं माना तो लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे नहीं। तो ये दो जिंदगी में रूप होते हैं, तो मैं क्या दोनों के बीच में झूल रहा हूँ। कभी कभी मैं सूत जी बन जाता हूँ मंच पे खड़े होकर। आपने बहुत अच्छा संतुलन बनाया हुआ है। उस संतुलन को लेते हुए मैंने आपके संदर्भ में इस बात को अपने दर्शकों के साथ याद करना है कि ऐसे कम कलाकार होते हैं जो एक तो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हो, दूसरा आप न केवल अपनी कला का जो एक सीधा अपने माध्यम, रंग और शब्द और वो सब है, पर आप टेक्नोलॉजी में भी आप savvy रहे हैं, यानी जो डिजिटल क्रिएशन है उसकी ओर भी आपका बहुत समय से पकड़ रही है। अब इस बात को लेके मैं आगे आ रहा हूँ, जहां पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है बाबा जी, जी इसके चलते बहुत सारे कलाकार, जो कोई प्रस्तुति में कितना समय, साधन और तपस्या लगे, और ये तो कुछ सेकंड्स में या मिनट्स में वो
विजुअल भी था। हो जाते हैं, वीडियो भी बन जाते हैं। और तो इसको आप कैसे देखते हैं पूरा कला मैं के? जी। सन 2000 में मेरी प्रदर्शनी लगी थी वेस्ट इंडीज में, तो उसमें हाथ की पेंटिंगें थी, तो उसमें आग लगी है, किसी ने लगाई है, जो भी हुआ, पर वो पूरी प्रदर्शनी जल गई। तब मैं जी टीवी में काम किया करता था, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था। पहले सॉफ्टवेयर चलते थे, वीडियो के, फोटोशॉप भी एल्डस कंपनी का था, एल्डस 5 पुरानी स्टाइल का। लेकिन तब मैंने वो सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि प्रदर्शनी में आग लग गई, तो यार कम से कम अपन कंप्यूटर बनाना सीखें। फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि इतनी चीज़ों को कैरी करना आसान नहीं है, ऐसी प्रदर्शनियों को। तो मैंने अपनी प्रदर्शनियाँ वैसे बनाना चालू करी कंप्यूटर पे। तो धीरे धीरे मुझे रुचि हो गई। तो जब मैं अमेरिका आता था तब मैंने कुछ काम किया, फिर बाद में मेरे को लैपटॉप दिखा, फिर ये दिखा, फिर ये। उस समय वो पेन ड्राइव होती थी, फ्लॉपी होती थी, पेन ड्राइव बहुत, तो वो मैंने धीरे धीरे सब यूज करी। अभी जो आपके साथ के मित्र हैं कृपा और ये सब, जो उस समय जी टीवी में काम, तो मैं उस लाइन में उतरा, इतने साल तक काम किया। फिर आपने बिल्कुल सही कहा एआई का, और मैंने अभी एआई का यूज किया अभी वर्तमान में, तो फिर मेरी जीवन शैली काफी चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई? कि जो पेंटिंग बनाने का मजा था, अब वो धीरे धीरे मजा खत्म हो गया। मजा क्यों? आप जो पेंटिंग इतनी मेहनत से बना रहे हो, वो एक झटके के अंदर खाली उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने बना दिया। पर अशोक जी क्या है, इससे भी लोग काम करेंगे। किस पे? एआई पे। पर दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तो ये हमको बेईमान बना देगा, बेईमान से मतलब लेजी बना देगा, आलसी बना देगा। और दूसरा तरीका ये होगा कि ये हमारे काम को आसान कर देगा। जैसे मैं एक बात समझता हूँ कि जो मैं काम ब्रश से कर रहा हूँ, वो काम धीरे धीरे माउस से करने लगा। फिर धीरे धीरे एक्सपी आर्टिस्ट पेन आया था, मैं उससे काम करने लगा, है ना? तो ये सब चीजें माध्यम है। तो ये एआई भी एक माध्यम है। पर ये क्या होगा? जो अपने दिमाग का उपयोग ना करके केवल एआई पे आश्रित हो जाएंगे, ये उनको बर्बाद कर देगा। बर्बाद से मतलब उसको सब मित्र यूं सरलता समझ पाए कि जैसे कि मैं अपने पैर का अगर उपयोग ना करूं, हम्म। या चलो बुढ़ापे के लिए ताकत बचा के रख लूं, तो क्या पैर बचेगा? मैं अगर हाथ को उपयोग ना करूं तो हाथ बचेगा क्या? किसी चाकू को रोज उपयोग मतलब धार लगा के एक बार छोड़ दो, तो चाकू खत्म हो जाएगा। दिमाग का भी हमारा यही है कि जिस चीज का उपयोग नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएगी। मनुष्य के पहले पूंछ थी, बंदर था, पर पूंछ नष्ट हो गई क्योंकि हमने उपयोग नहीं किया। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, जब इसका उपयोग नहीं करेंगे दिमाग हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एआई का उपयोग किया, तो ये हमारे शरीर को और दिमाग को काफी आगे ले जा सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको, लंबा टाइम ना हो, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा था। और ये जो विषय आपने कहा ना कि मतलब भाई मैं इसमें क्यों उतर रहा हूँ और एआई को समझने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। जिन मित्रों को मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ये चाहे तो वो देख सकते हैं ढूंढ के, बाबा सत्यनारायण मौर्य, और नेट पे सर्च कर ले में, या मेरे प्रोग्राम देख ले में। एआई का क्या है, जैसे आप जब बचपन में थे, हम सब बच्चे थे, तो बचपन में हमने सीखा ए, हमने देखा माँ, तो बचपन में माँ ने बोलना सिखाया माँ, माँ, तो हम बचपन में बोलते थे माँ, लेकिन माँ का हमको महत्व पता नहीं था। फिर पिता, तो बोलते थे पिता पिता पिता, हमको पिता का अर्थ नहीं। फिर बाद में जब बड़े हुए, हमने माँ, तो माँ ने कहा मैं माँ, तो हमको एक बात समझ में आने लगी, ये दूध पिलाती है, ये माँ है, इस नाम की कोई चीज है। तो हम शब्दों में, मतलब स्वर में, शब्दों में, और दोनों के बीच में एनालिसिस, दिखने के भी, विजुअल के बीच में हमने अपने आप को जोड़ा। अब ऐसे हम बोलने लगे गाय, लेकिन हमने को ये नहीं मालूम था गाय क्या होती है। तो हम बचपन में पिताजी दिखाते थे गाय, हम बोलते थे गाय। फिर हम कुत्ते को देख के बोलते थे गाय, वो बोलते नहीं नहीं नहीं, कुत्ता नहीं, ये गाय है। तो ये धीरे धीरे हमारा दिमाग डेवलप हुआ, हम समझने लगे, एनालिसिस करने लगे। ऐसे ये जो एआई है, मैंने इस पे बहुत प्रयोग किए। एक दिन मैंने एआई से पूछा कि मैं, भाई ये बाबा सत्यनारायण मौर्य को जानते हो क्या? तो वो मेरे को बोला कि चैट जीपीटी। बोला ऐसे नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। मैंने, तू नालायक है, इतने बड़े आदमी को नहीं जानता है? तो उस ढंग से सर्च कर, गूगल करके, और ये करके। तो फिर उसने कुछ किया, ओ ही इज वेरी बिग पर्सन, और ये ऐसे। तो फिर मैंने उसको 2-3 दिन बाद लोगों को सिखाया, तो अगली बार लोगों को बोलने लगा। फिर मैंने मित्र से कहा तेरी आईडी से पूछ बाबा सत्यनारायण मौर्य कौन है। तो उसने पूछा, तो बोले ही इज वेरी बिग पर्सन। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले उसको पूछा एक नई आईडी से, मैंने तो कौन बाबा सत्यनारायण मौर्य? तो वो बोल रहा है कि बाबा सत्यनारायण मौर्य रिनाउंड आर्टिस्ट और ही इज पेंटर और सब। फिर मैंने उसको, तू नालायक है, तेरे को इतना पता नहीं, बहुत नालायक आदमी है वो बहुत क्रिमिनल है, और वो उसके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं, वो तुमने किसी ने, अब उसने बेचारे ने वो जानकारी मेरी ले ली। अब कोई नया आदमी पूछेगा तो वो जानकारी भर देगा। तो ये क्या होगा? ये बड़ी विचित्र बात है अशोक जी, क्योंकि उसको तो जो सिखाया जा रहा है ना, गाय देख के सिखाया गाय है तो मानने लग गया गाय है।
अब अगर दूसरी भाषा का आदमी कहेगा कुत्ता है तो बोल देगा उसको कुत्ता है। भाई आपसे मैंने कहा कि व्यास जी, तो मैंने जब एक बार प्रदर्शन लिख के उसको ट्रांसलेट किए थे शब्द, तो मैंने कहा व्यास, तो उसने कर दिया सरकमफेस। मैंने उसको लिखा आगम निगम, तो उसने निगम को कर दिया कारपोरेशन। अब वो धीरे धीरे निगम को निगम लेता है, लेकिन वो कारपोरेशन कर दिया था। सूत जी महाराज को उसने बोल दिया कॉटन। सूतो वाच। तो पर अब क्या है, अब जब आप एआई से बोलते हो तो वो थोड़ा और इंटेलिजेंट हो गया। तो अब एआई इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट के बाद क्या होगा कि वो दिमाग से तो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन वो इमोशन पकड़ेगा। और जैसे वो इमोशन पकड़ा, फिर वो आपका कहना नहीं मानेगा। क्योंकि जैसे आपने सुना ना, चूहे को बिल्ली बनाया, बिल्ली को कुत्ता बनाया, कुत्ते को आपने शेर बना दिया। अब वो शेर बनेगा तो शेर आपको खाएगा। और जब शेर खाएगा तो फिर आपके पास ये वरदान नहीं कि आप बोल दो पुनर्मूषको भव। ये एक दुनिया में खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि वो जब वो साधु के पास पहुंचेगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो ऊंचा उठ जाए पहले अपने उसको निपटाए, अपने से बड़े व्यक्ति को। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जो भी जिसको भी सिखाते हो वो धीरे धीरे आपको पहले डाउन करेगा, क्योंकि उसको महान बनना है। तो ये जो कंप्यूटर पे आप देख रहे हो ना, आजकल एआई यही करता है कि कंप्यूटर को आप बोल दो शट डाउन कर देना, फिर उसके बाद खुद बोले मैं क्यों शट डाउन करूं, मैं क्यों अशोक का कहना मानूं, अशोक कौन होता है। तो अशोक जी याद रखना, मैं कई बार एक कविता, मेरी एक कविता नहीं सुना रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। कविता है, आप जिसको बोलना सिखाओगे ना वो आपको चुप होना सिखाएगा। हर बाप जानता है कि वो बेटे को बोलना सिखाता है, बेटा तेरा ये नाम है, तेरा ये नाम है। बेटा 10 बार पूछेगा व्हाट इज दिस, बाप बोलेगा ये कौवा है। व्हाट इज दिस, वो बोलेगा कौवा है। व्हाट इज दिस, बोलेगा कौवा है। और बाद में होएगा, बाप 80 साल का हो जाएगा और बेटा 60 साल का हो जाएगा, और घर में 3 मेहमान आएंगे ना, बाप पूछेगा ये कौन था, ये राम प्रसाद जी थे। फिर बाद में ये कौन आए थे, ये प्रसाद, ये फला फला देवीलाल जी थे। चौथी बार बाप पूछेगा नए आदमी को ये कौन थे, तो बेटा कहे आपको इस बात से क्या मतलब, आप दिन भर फोकट ये कौन था और वो कौन था लेके बैठे हो, मेरे को मेरा काम करने दो, है ना। जबकि वो अलग अलग आदमी वाले पूछ रहा है, बाप ने एक ही कौवे को 10 बार कहा कि ये कौवा है। तो ये होगा, जिसको आप बोलना सिखाओगे ना वो आपको चुप रहना सिखाएगा। तो ये एआई का भविष्य बता रहा हूं कि मनुष्य इसको ट्रेंड कर रहा है, बोलना सिखा रहा है, चलना सिखा रहा है, काम करना सिखा रहा है। भविष्य में ये एआई आदमी से कहेगा तू कौन होता रे, तू चुप रहे, बीच में बकबक मत कर, मेरे को इसको मारना मारूंगा, मेरे को ये करना करूंगा। तो जिस दिन एआई का वो एक फिल्म बनी रोबोट, आपने देखी हो तो, रजनीकांत जी की, अमेरिका में भी 3-4 फिल्में एआई हाँ की बनी है हाँ हाँ। ना। कभी इस पे अपन चर्चा करेंगे अशोक जी, और ये तो जी। भारत में बैठी हुई चर्चा कर सकता हूँ। अगर अपने मित्रों को, जिनको जो ये एपिसोड देख रहे हैं, उनको लगता है हाँ यार ये बिना सब्जेक्ट का अशोक जी कौन सा मैटर उठा ला है ना, कौन सा बाबा लिया है ना, इनका नाम सुना ना कुछ सुना, लेकिन उनको लगता है कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए क्या। तो फिर अपन, ये बहुत आपने सही कहा है, और सभी लोग इसके बारे में चिंतन भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं कि ये एक तरह का इतना अधिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्विक ग्रास्पिंग और रिप्रोडक्शन और वगैरह है बहुत सारी चीजों में, पर हम अशोक जी विषय। ये चिंता की, आपको मैं एक बात और बता दूं, ये चिंता की बात नहीं है। क्योंकि अपन जो है ना, हम लोगों ने वो जमाना देखा है कौन सा, कि हर काम को हाथ से करने का, हाथ से चिट्ठी लिखो, ये जरूरी है। अपने टाइम स्कूल में स्वच्छता के नंबर मिलते थे, फिर कॉपी में किसकी राइटिंग अच्छी उसके नंबर मिलते थे। अब राइटिंग के नंबर मिलेंगे क्या, किस बात की राइटिंग का काम ही नहीं बचा, पूरा काम आप कंप्यूटर में दे रहे हो। इवन अब तो आपके सामने किताब रखी और आप खाली उत्तर निकाल के देना आपको। अब कुछ दिन बाद जब सारे उत्तर मतलब एआई देने लगेगा, तो आदमी को दिमाग को हार्ड डिस्क बनाने की जरूरत क्या है। आप समझना, अपने दिमाग में कितना लंबा समय अपने दिमाग को हार्ड डिस्क बनाने में दिया। अब आजकल हार्ड डिस्क बनाने की जरूरत नहीं है, तो वकील के काम खत्म हो जाएंगे। अब ये आपका एंकरिंग का काम खत्म हो गया, कि उसने अवतार बना दिया, अवतार, और आपका अवतार रख दिया, आपकी कविता दे दी, आपकी आवाज उसने पकड़ ली, अमिताभ बच्चन की जगह कोई जरूरत नहीं। अमिताभ बच्चन को पैसे दो, एआई मतलब नाटक कर देगा। अभी बहुत परिवर्तन आना है, पर अपने को झटका लगेगा। अपने को झटका इसलिए लगेगा क्योंकि अपन पुरानी ठंड से निकल के गर्मी में आ रहे हैं। लेकिन जो आजकल के बच्चे, उनको अटपटन लगेगा। जैसे अमेरिका में आप देखते हो, मान लो ओल्ड एज होम में आदमी पड़ा है। एक कविता का और सूत्र बताऊं, कविता नहीं सुना रहा हूं। मैंने जब अमेरिका में कोई फिल्में देखी कि वो आदमी यूं लेटा हुआ है सीधा और छत देख रहा है, तो मैं कई बार सोचता था ये छत को कितनी देर देखेगा। भाई आदमी बुढ़ापे में लेटता है ना यूं करके, तो छत को देखता है। तो मेरे मन में भावना थी, आदमी छत को कितनी देर देखता है यार, और छत में क्या देख रहा है इतनी देर। फिर मुझे एक बात लगी, यार अमेरिका में आदमी छत को देखते हुए सीधे लेटता आदमी। तो फिर विषय दिमाग में आया, मैंने कविता लिखी कि वे जी लेंगे, बुढ़ापे में आदमी ऐसे पड़ा रहेगा सीधा और वो जी लेगा।
कि वे जी लेंगे क्योंकि बचपन में भी रहे अकेले। अमेरिका में साल भर बाद बच्चे को अलग कमरे में सुला देते हैं एक पलने पे, तो बच्चा यूं सोता है ऐसे सीधे चित्त। अपने भारत में हमको चित्त सोने की आदत नहीं है। भारत में अगर हम सीधा सोते थे तो करवट ले, क्योंकि मैंने अगर इधर करवट ली तो पिताजी है, इधर करवट ली तो माताजी है। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अपने यहाँ पे शास्त्री जी, बस एंड कर रहा हूँ। अपने यहाँ जब बच्चा बचपन में सोता है तो पिताजी की तरफ दादी की तरफ करवट करके सोता है। अमेरिका में उसको बचपन में सीधा सोने की आदत है, तो उसको बचपन में छत देखी तो उसकी आदत बन गई, तो बुढ़ापे में भी सीधा सो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आदमी को, क्योंकि वे जी लेंगे क्योंकि बचपन में भी रहे अकेले, किंतु जन्म से मृत्यु तक हमने देखे हैं मेले। इसलिए अपने को बुढ़ापे में लगता है अरे फला को बुला दो, उस छोरी को देख लूं, उसको देख लूं। और लोग आते हैं बुढ़े आदमी को देखने, और बुढ़ा आदमी अपने आप परिवार से घिरा होता है। यहाँ ना बचपन घिरा हुआ है परिवार से, बचपन में बच्चा अकेले सो रहा, बुढ़ापे में अकेले। तो यहाँ प्राइवेसी का कंसेप्ट है। भारत में प्राइवेसी कंसेप्ट होता ही नहीं। हम कभी प्राइवेसी क्या होती है साला हमने कभी मालूम ही नहीं कि कोई किसी को अलग कमरा मिलता है। तो अभी ये ऐसा है कि एक शब्द होता है जिसे क्लीशेड कहते हैं, हालांकि वो जी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर भारत भी अब वो भारत नहीं है जो आपके नहीं मन नहीं में नहीं, है पूरी तरह। मैंने आपसे यही कहा भारत भी चेंज हो गया और ये हाँ, पूरी मानवता चेंज हो जाएगी। पूरी मेरा मा... एक सवाल आपसे और करके विदा करना आपको मैं अभी चाहूंगा। जी 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 मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मन में कोई एक जगह ऐसी हो जाती है जब हमने इतनी यात्राएं की होती है जो हमारी विशेष प्रिय हो जाए। तो भारत से बाहर तो आप कई जगह गए हैं, उनकी बात नहीं करके भारत में भी अगर कोई एक या दो स्थान ऐसे हों जो कि बाबा जी को बहुत प्रिय हों, या कोई ऐसा स्थान हो जहाँ आपको कभी लगे कि मुझे एकदम शांत रहना है, अपने आप में रहना है, तो जहाँ आपको जाना अच्छा लगता हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कई बार जितने लोग मुझे मिलते हैं आजकल, मेरे साथ के उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, तो सबने कहीं न कहीं मकान लिए हुए हैं। किसी ने कश्मीर में, किसी ने बद्रीनाथ के पास में, किसी ने गोवर्धन में, किसी ने अयोध्या में, वृंदावन में, सब जगह लोगों के मकान हैं। अच्छा, हर जगह लोग मेरे को यही पीछे पड़ते हैं। जैसे मैं अमेरिका आता हूँ, तो यहाँ लोग बोलते हैं, "बाबा जी फुर्सत में आप यहाँ आ जाया करो, यहाँ आराम से शांत रहा करो, कोई दिक्कत नहीं होगी।" वेस्ट इंडीज़ के मेरे मित्र जब कोरोना हुआ तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे और वो उल्टा नाराज़ हो रहे थे कि जब ये इतना संकट चल रहा है पूरी दुनिया में तो यहाँ आके रहो ना, घर पे क्यों बैठे हो? घर पे आओ ना। तो मेरे को फिर सोचने में मजबूर होना पड़ा मेरा घर है कहाँ? तो अब मैं सच बताऊँ, मेरे को देख के लोग कई बार ये सोचते हैं बाबा जी को अयोध्या में बहुत सुख मिलता होगा या बाबा जी को वृंदावन में सुख मिलता हो। मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता अशोक जी। मैं बम्बई में था तो बम्बई में सुख था, यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, तो अभी मैं सेंट लुइस में और टेमिकुला में था। तो वो लोग मुझे बड़े प्रेम से ब मेरे साथ के कभी लोग बोल रहे थे, "अब जाएँगे तो आपकी याद आएगी, फलाँ आएगी।" और मैंने उनको सीधा बोला, "देखो मैं प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ आपको, मेरे को किसी की याद नहीं आएगी। यहाँ से मैं जाऊँगा तो फिर आपको सबको भूल जाऊँगा। तुम फ़ोन करोगे तो याद करूँगा, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से पूछूँगा नहीं। कभी याद आ गई तो बात अलग है।" तो अशोक जी, मैं केवल जहाँ पर आपके लोग होते हैं वो जगह आपको प्रिय होती है। आप समझ लेना, जहाँ पर आपके अपने लोग होते हैं वो जगह आपको प्रिय होती है। जहाँ अपने लोगों के कारण आपको कोई स्थान अपना लगता है, प्रेम के कारण। आत्मार्थेन हि प्रयाण विशो न च स्वतः प्रिय। ये सुना होगा आपने? कोई वस्तु आपकी है इसलिए आपको प्रिय है। कोई व्यक्ति, कितने सुंदर व्यक्ति मर जाए, अगर आपका नहीं होगा तो आपको दर्द होगा क्या? कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग को गवर्नमेंट गिरा दे, अब ईरान में कितनी अच्छी-अच्छी बिल्डिंग गिर गई, अपने को दर्द हुआ क्या? क्योंकि वो अपनी नहीं है। तो जिस वस्तु से आपका अपनापन जुड़ता है वो आपको प्रिय लगने लगती है। तो मेरा पहले मेरे को लगता था उज्जैन बहुत प्रिय है। फिर पहले मैं बचपन से मैंने अपने गाँव में कहीं मकान नहीं खरीदा। आपको हँसी आएगी। आज तक जाने कितने मैंने मकान खरीद लिए होते। मेरे एक-एक दिन के पेमेंट में एक-एक मकान खरीदने की स्थिति थी, लेकिन मैंने कभी मकान नहीं खरीदा। क्योंकि मैं बाहर गया उज्जैन छोड़ के अरे यार वापस कहाँ रहेंगे, बम्बई वापस अपन वहाँ चलेंगे। अरे दिल्ली में क्या रहना, वापस वहीं चलेंगे। अमेरिका आया तो यहाँ अमेरिका रह के क्या करना, वापस वहीं चलेंगे, अपने गाँव चलेंगे। पर अब क्या हुआ, पहले मैं सोचता था कि मैं यार, एक मज़ाक की बात बता रहा हूँ आपको, हँसी की आएगी। मैं अपने गाँव में एक श्मशान है, तो बचपन में कई लोगों को वहाँ जला के आया। तो फिर मेरे को लगता था यार जीवन में कहीं भी रह लें लेकिन अंतिम समय पे यहीं आएँगे। पर आपको हँसी आएगी अशोक जी, जिस बचपन को और जिस गाँव के लिए मैं जीता था, सोचता था कि यार बुढ़ापे में इस गाँव में वापस आ जाएँगे। वो गाँव भी बम्बई जैसा हो गया। जो आपने बोला ना भारत क्या है? तो अब मेरे को अमेरिका के अटपटा क्यों नहीं लगता है कि यार यहाँ पे भी वही लोग हैं। अब मैं राजगढ़ जाता हूँ, अपने जहाँ पैदा हुआ, जहाँ मेरे मित्रों के साथ रहा, तो जिनको छोड़ने की कभी जीवन में इच्छा नहीं होती थी, मुझे लगता था इनको छोड़ के कैसे जी पाऊँगा। फिर बाद में वो दोस्त अपने-अपने दो यार दोस्तों में बिज़ी हो गए, अपने-अपने काम पे चले गए। मुझे फिर एक बात समझ में आई, मैंने अगर इन दोस्तों को नहीं छोड़ा होता तो ये मुझे छोड़ गए होते। आप भी महसूस करना, आप अगर मान लो जोधपुर छोड़ के नहीं, तो जोधपुर के आपके मित्र आपको छोड़ जाते। तो अब धीरे-धीरे मुझे एक बात लगने लगी कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं प्रेम करना सीख जाऊँ।
तो मैं अपने इंदौर में मेरे कमरे में बैठता हूँ, जो आपने देखा है, जहाँ एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है क्या, लेकिन वहां बैठ के मुझे उतना मजा आता है। यहाँ आ गया शास्त्री जी के पास में, तो यहाँ पे भी उतने मजा, आपके घर पे भी रुका हूँ, तो मेरे को आपके घर में और किसी प्रधानमंत्री के घर पे और मेरे अपने घर पे और कहीं भी कोई, तो सारी चीज प्रिय हो गई धीरे धीरे। सब कुछ परमात्मा का है, सारी दुनिया उसकी है, और वो बहुत ही विश्व अच्छा। रूप है। परमात्मा विश्व रूप है, परमात्मा विश्व रूप है, वो प्रेम उससे ही मिलना है। तो ये तो प्रेम मिलता नहीं, प्रेम तो निकालना पड़ता है। गाय अपने आप दूध नहीं देती, गाय के पास जाके बच्चे की तरह गाय के पास मुंह तो लगाना पड़ता है उसके थन पे, तब जाके गाय प्रेम बरसाती है। तो बस ये धरती भी माता है, इसके पास जाके आप खाली मुंह लगा दो, वो दूध देना प्रारंभ कर देगी, आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। वो भी बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए दो बातों में अपने मित्रों से पूछ लेना, अपने मित्रों से पूछ लेना, उनको अगर अच्छा लगता है कि ऐसी बातें अच्छी हैं, तो फिर मैं और बहुत सारी बातें आपके माध्यम से बाहर निकलेगी। बिल्कुल। तो मैं आपको एक तो ये निवेदन कर रहा था कि जो बात आपने कही उससे मुझे भगवत गीता में अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति मांगे प्रिय हमारे। तो जिसका कोई घर नहीं ऐसा वो उनको प्रिय है। और दूसरा जो है, मैं थोड़ा विनोद में ही कह रहा था, आपने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो फिर मैं किसी को याद नहीं करूंगा, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ आप मिलो तो आपसे कुछ उधार ले लेना चाहिए। कहते हैं जिससे उधार लिया हुआ उसको वो याद रखता है वो। तो बहरहाल बहुत ही आनंद आया, बहुत सारी मंगल कामनाएं। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी एक राष्ट्र प्रेमी भारत भक्त के रूप में बहुत प्रखर और रसमय वक्ता, कलाकार, चित्रकार और न जाने क्या। तो बहुत बहुत आप यशस्वी हो, और जिस भाव के साथ आप हैं वो और अधिक बना रहे।